नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 31 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा में फहराया है। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बार सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी लिया। यह पहली बार था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री बस्तर के बजाय सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लिया। राज्य गठन के बाद से अब तक यह परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ही मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेते रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हसदेव नदी। मनेन्द्रगढ़ जिला अब इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनने जा रहा है। यहाँ हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है। प्रदेश सरकार इसे मैरीन फॉल्सिस पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। सबसे पुराने जीवाश्म का फॉल्सिस पार्क मनेन्द्रगढ़ में बनेगा। राज्य सरकार ने जीवाश्मों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने और मनेन्द्रगढ़ को एक प्रमुख वैज्ञानिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार की मदद मांगी है। मैरीन फॉल्सिस पार्क के रूप में विकसित होने के बाद यह क्षेत्र एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए खुल जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ की टीमों ने इस क्षेत्र का अध्ययन कर इसकी संभावनाओं का जायजा लिया है। यह एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह 28 करोड़ साल पुराना है। पहले 1954 में इसकी खोज डॉक्टर एस के घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी में शामिल कर उनके आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का समग्र मूल्यांकन। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा। इसकी प्रमुख सेवाएं क्या होंगी? कार्बन अवशोषण, जल पुनर्भरण, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता संरक्षण, परागण, मृदा उर्वरता में सुधार, वायु गुणवत्ता सुधार, जल प्रवाह प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण जो है इसकी प्रमुख सेवाएं होंगी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय योगदान क्या है? छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। वनों का राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका में अहम योगदान होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित किया। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही एमएसएमई के लिए भी लाभकारी होगा। छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहां बनेगा? 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नया रायपुर में बनेगा। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती उपयोगिता और वैश्विक स्तर पर एआई सर्विसेज की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इसके प्रथम चरण में नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 5 मेगावाट के जीपीयू लगाए जाएंगे, जिसे भविष्य में 5-5 मेगावाट की क्षमता से बढ़ाया जाएगा। यह कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा होगा। निर्माण के लिए सेक्टर 22 में 14 एकड़ भूमि का चिन्हांकन भी किया गया है। राज्य शासन का उद्देश्य है कि एआई डाटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों के सहयोग से शहर को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री सी आर प्रसन्ना को नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल श्री रामेंडेका के सचिव डॉक्टर श्री CR प्रसन्ना को नियुक्त किया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास सहकारिता विभाग का भी कार्यभार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य विभाग द्वारा निम्न में से किसे राज्य योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूप नारायण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य विभाग द्वारा राज्य योग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की गई। योग आयोग का अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा को बनाया गया है। वहीं इस आयोग का सदस्य राकेश दुबे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, प्रभतेश सिंह भाटिया को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभतेश सिंह भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रभतेश सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ के क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यह छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब संघ का कोई प्रतिनिधि BCCI में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रभतेश सिंह भाटिया ने आशीष शेलार की जगह यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपना पद छोड़ दिया था। इसके बाद BCCI के नियमानुसार किसी भी पद के खाली होने पर 45 दिनों के भीतर नई नियुक्ति की जाती है। भाटिया ने इस पद के लिए आवेदन किया और निर्विरोध चुने गए। प्रभतेश सिंह भाटिया का कार्यकाल अगले 3 वर्षों तक रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक कितने जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 151। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और भी सुलभ और किफायती हो सकेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित की गई फोल्डस्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप को राज्य के कितने जिलों के किसानों को वितरित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 जिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है, जहां की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के 20 जिलों के किसानों को फोल्डस्कोप नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, राजिम में कुंभ कल्प मेला का आयोजन कब से किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 12 जनवरी से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में होगा। प्रतिवर्ष यह आयोजन महानदी, पैरी और सोंढू नदी के संगम राजिम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 14 जनवरी से किया जाएगा। गर्म पानी के कुंड और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध ताता पानी में मकर संक्रांति पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताता पानी महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 14 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। ताता पानी महोत्सव छत्तीसगढ़ में साल का पहला बड़ा उत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत 2.0 के तहत पेयजल के लिए खुरिया जलाशय का पानी कितने शहरों में पहुंचाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 3 शहरों में पहुंचाया जाएगा। मिशन अमृत 2 के तहत 3 शहरों में लोरमी, मुंगेली और तखतपुर में पेयजल के लिए खुरिया जलाशय का पानी पहुंचाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास प्राधिकरण सूडा ने इसके लिए 202 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें एक साथ 3 नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। तीनों शहरों के कुल 17,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन अमृत 2 के तहत यह योजना स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न है,
उज्जैन की महाकाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के किस मंदिर के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन की महाकाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर परिसर को भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण परिसर को भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भोरमदेव कॉरिडोर पर करीब 200 करोड़ रुपए व चंपारण के सौंदर्यीकरण पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत इन दो बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और प्रदेश के कितने नगर निगमों के बीच समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 6 नगर निगमों के बीच। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ है। इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ रोजगार भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस की संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल इंडिया लिमिटेड एवं बीपीसीएल के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के किस समुदाय की झांकी को रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामनामी समुदाय। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत वर्ष 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार के थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। यह झांकी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हुए राज्य की सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत कर रही है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए स्त्री पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर एवं कपड़ों पर राम राम शब्द अंकित है। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। इनके पास घुंघरुओं का प्रदर्शन किया गया जो भजन के लिए उपयोग होता है। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई है। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को दिखाया गया है जो बस्तर के लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है जो लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। भारत वर्ष 2025 का आयोजन लाल किला प्रांगण में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा प्रदर्शित करेंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ निम्न में से कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 जनवरी 2025 को किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ जो है 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस योजना से राज्य के कुल 5,65,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत 562 करोड़ 11,20,000 रुपए भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी पसारी व्यवस्था से संबंध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषक उन्नति योजना के तहत की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ 12 मार्च 2024 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए दी जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां धान की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। प्रदेश में किसानों से 31 रुपए के मान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए राज्य को कैपेक्स के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए जाएंगे, मतलब पूंजीगत व्यय के तहत। ठीक है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री विष्णुदेव साय ने सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सारंगढ़ विलयगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान शुरू किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जसपुर में किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गर्भवती माताओं, बच्चों और के पोषण स्तर को बेहतर बनाने जसपुर जिले में स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे जसपुर पोषण मिशन अंतर्गत स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जसपुर जिले में कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना और माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इस अभियान के तहत गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के किस जनजातीय कलाकार का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री पंडीराम मंडावी। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के जनजातीय कलाकार श्री पंडीराम मंडावी का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। श्री पंडीराम मंडावी जो 68 वर्ष के हैं, गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है। वे पिछले 5 दशकों से बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उन्हें नई पहचान दिला रहे हैं। उनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी के निर्माण में है, जिसे सुलूर कहा जाता है। श्री पंडीराम मंडावी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पूर्वजों से यह कला सीखी और अपने समर्पण और कौशल के दम पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक सांस्कृतिक दूत के रूप में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन 8 से अधिक देशों में किया है। साथ ही अपने कार्यशाला के जरिए 1000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इस परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। श्री पंडीराम मंडावी को मुरिया का मान बस्तर की शान कहते हैं। गोंड मुरिया जनजाति के 68 वर्षीय पंडीराम मास्टर वाद्य यंत्र निर्माता और लकड़ी के नक्काशीकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चयनित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है श्रीमती नम्रता गांधी को चयनित किया गया है। जल संरक्षण के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी को नवाचार जिला श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार जिले में जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी को
धमतरी जिले में जल संरक्षण के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उल्लेखनीय है कि धमतरी जिले में जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी को नवाचार जिला श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस डे के अवसर पर नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और आईएएस सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था। जनवरी 2024 से धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने भखारा नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सिलघट तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमित कुमार को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ एडीजी अमित कुमार को उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। अमित कुमार छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। आईपीएस अमित कुमार को देश के चर्चित कोलगेट घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार मिले हैं। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका ने प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें बलौदाबाजार जिले के पोषण जायसवाल और कुषाण कोसले शामिल हैं और नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा से जयंत कुमार मरकाम को राज्यपाल ने मेडल प्रशस्ति प्रमाण पत्र के साथ 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंजा कुश्ती से। श्री श्रीमंत झा पंजा कुश्ती खेल से संबंधित है। राज्यपाल श्री रामेन डेका ने पंजा कुश्ती में पैरा एशिया कप के गोल्ड मेडल विजेता श्री श्रीमंत झा से सौजन्य भेंट की। श्रीमंत झा का यह 49वां अंतर्राष्ट्रीय मेडल है। वे आगामी माह नॉर्वे में होने वाली पैरा विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़िया ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 19वीं नेशनल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4 पदक जीते हैं। अबुझमाड़िया ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 19वीं नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। अब तक नारायणपुर ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने कुल 498 मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित सुश्री हेमवती नाग निम्न में से किस खेल से संबंधित? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जूडो के खेल से संबंधित है। सुश्री हेमवती नाग को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री हेमवती नाग को यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। हेमवती नाग जूडो खेल से संबंधित है तथा यह कोंडागांव जिले की निवासी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रमदाहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है मनेन्द्रगढ़ चिन्मिरी भरतपुर जिले में स्थित है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़ चिन्मिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले जनकपुर मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बहरासी वन परिक्षेत्र का कड़वा बीट पड़ता है, जहां के ग्राम पंचायत धोवाताल से बरेल ग्राम के जंगल से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी के उद्गम स्थल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जिले का यह प्रसिद्ध रामदह जलप्रपात है। यह नदी अपनी सुंदरता को 50 मीटर चौड़े और 100 फीट नीचे गिरते हुए बिखेरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नरहरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धमतरी जिले में स्थित है। हाल ही में चर्चित नरहरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। इसे ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है और यह जगह उनका तप स्थली हुआ करता था। नगरी विकास खंड के ग्राम झरातराई कोटरवाही के समीप स्थित नरहरा धाम प्राकृतिक जलप्रपात को पर्यटन की दृष्टि से उभारा गया है। नरहरा धाम छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। इसी जगह पर माता नारेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नगरदा वाटरफॉल राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शक्ति जिले में स्थित है।
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित नगरदा वाटरफॉल प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली से परिपूर्ण है। नगरदा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर नगरदा ग्राम में गुढ़ा पहाड़ी पर स्थित है। नगरदा जलप्रपात को झोरझोरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इस झरने के पास एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। पहाड़ियों के बीच बना यह मंदिर आगंतुकों को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में गगनई जलाशय स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है कोरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ के कोरेला पेंड्रा मरवाही में गगनई जलाशय स्थित है। गगनई जलाशय जो कि जिला मुख्यालय गोरेला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलाशय प्राकृतिक गोद में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां पर्यटक नौकायान, पिकनिक और साहसिक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। जलाशय का मुख्य आकर्षण है नौकायान बोटिंग, जो पर्यटकों को खास अनुभव प्रदान करता है। इसके साथ ही यहाँ की सनसेट पॉइंट बेहद लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चीतालूर जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत 2 सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 2,93,26,000 रुपए स्वीकृत किए। स्वीकृत इन योजनाओं में दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड दंतेवाड़ा के चीतालूर जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 1,47,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए। इसी तरह विकासखंड गीदम के टेकनार जलाशय योजना के कार्यों के लिए 1,46,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 चरणों में होगा। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 से आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है तथा आचार संहिता 24 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा। शहरी क्षेत्रों में 11 फरवरी 2025 को वोटिंग होगी, जबकि 15 फरवरी 2025 को मतगणना की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को मतदान होगा और 18 फरवरी, 20 फरवरी और 24 फरवरी 2025 को चुनाव की गणना होगी। नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने वाला तथा वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आगामी नगरीय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम कितने लाख रुपए खर्च कर सकेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष 8 लाख रुपए, नगर पंचायत अध्यक्ष 8 लाख रुपए और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में किस सेक्टर में छत्तीसगढ़ पवेलियन स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेक्टर 6 में स्थित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में राज्य के स्थानीय लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन पूरी तरह से तैयार है। राज्य के लोगों को प्रयागराज में भी अपनेपन का एहसास मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यहाँ स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लोगों के निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में स्थित है। इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौरमुकुट का रूप दिया गया है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ राज्य की 4 इष्ट देवियां मां महामाया, मां चंद्रहस्ती, मां दंतेश्वरी और मां बमलेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गई है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही बाईं तरफ छत्तीसगढ़ के जीवन ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। यहाँ पर परंपरागत ग्रामीण जीवन के साथ ही आदिवासी कला, संस्कृति, आभूषण, वस्त्र समेत एक संपूर्ण गांव का चित्रण किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी में प्रवेश करने से पहले बस्तर के ढोकरा शिल्प और राजकीय पशु तथा पक्षी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता हेतु कितने रुपए दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 50,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। कैबिनेट के विधानसभा सत्र में लिए गए घोषणा के अनुपालन में
राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष अधिनियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25,000 रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर स्नेक पार्क बनेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जसपुर में बनेगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में तपकरा में नागलोक के नाम से स्नेक पार्क बनेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि जसपुर में स्नेक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस स्नेक पार्क के निर्माण से छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रायपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 12 जनवरी को रायपुर में राज्य युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन 12 से 14 फरवरी के मध्य होगा। साथ ही भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 11 और 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 75 युवा 11 से 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल से 45 और युवा महोत्सव के संयोजन के तहत शीर्ष 30 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री मोहन शुक्ला है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ला का 28 जनवरी 2025 को प्रातः आकस्मिक निधन हो गया। श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे। श्री मोहन शुक्ला 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक पुलिस महानिदेशक रहे। इसके बाद उन्होंने 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि कौन कौन से राज्य अपने पैसे को अच्छे से खर्च कर रहे हैं और कैसे वे अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर तथा छत्तीसगढ़ दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट की जांच 5 प्रमुख बिंदुओं पर होती है, जिसमें पहला है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन प्रदान किया गया। आज के इस रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।